नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और जापान ने अपने रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन यानी समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य रक्षा समझौता है या फिर भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका चीन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यह समझौता सिर्फ नौसैनिक अभ्यास तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल है समुद्र में निगरानी बढ़ाना, खुफिया और ज़रूरी जानकारी साझा करना, युद्धपोतों को लॉजिस्टिक मदद देना, जहाज़ों की मरम्मत और रखरखाव करना, रक्षा तकनीक में सहयोग और भविष्य में आधुनिक नौसैनिक सिस्टम पर मिलकर काम करना। यानी दोनों देश समुद्र में एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूती से काम कर सकेंगे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत जापान का यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, इसमें कौन-कौन से देश और संस्थाएं शामिल हैं और सबसे अहम सवाल, आने वाले समय में इसका हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारत जापान ने क्या समझौता किया। दोस्तों, 20 अगस्त 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन यानी समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसान भाषा में समझे तो यह समझौता भारत और जापान की नौसेना के बीच सहयोग और मजबूत और व्यवस्थित करता है। इसके तहत दोनों कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। पहला, समुद्र पर बेहतर नज़र, यानी समुद्र में कौन से जहाज हैं, क्या सैन्य गतिविधियां हो रही हैं और कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं, इन पर बेहतर नज़र रखी जा सकेगी। दूसरा है जानकारी साझा करना। दोनों देश समुद्री सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी और खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तीसरा है लॉजिस्टिक सपोर्ट। ज़रूरत पड़ने पर दोनों देशों के नौसैनिक जहाज एक दूसरे के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे और ज़रूरी सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। चौथा है जहाज़ों की मरम्मत और रखरखाव, यानी ज़रूरत पड़ने पर युद्धपोतों की मरम्मत और मेंटेनेंस में भी सहयोग किया जा सकता है। पाँचवा है सर्च एंड रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। समुद्र में किसी आपदा या संकट के समय दोनों नौसेनाएं मिलकर राहत और बचाव अभियान चला सकती हैं। छठा है नौसैनिक तकनीकी और जहाज निर्माण। दोनों देश नई सैनिकों तकनीक और जहाज के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। यानी दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो भविष्य में भारत और जापान की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ ज़्यादा आसानी से अभ्यास कर सकेंगी, ज़रूरत पड़ने पर लॉजिस्टिक मदद ले सकेंगी और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अभियानों में मिलकर काम कर सकेंगी। दोस्तों, भारत और जापान के बीच यह समझौता अचानक शुरू नहीं हुआ। भारत और जापान का रक्षा सहयोग पिछले कई सालों में धीरे-धीरे अपना सहयोग मजबूत किया। 2008 में भारत और जापान ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम था। 2015 में दोनों देश ने रक्षा उपकरण और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए। इसके साथ ही सैन्य क्षेत्र की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी बनाई गई। इसके बाद भारत और जापान की नौसेना ने जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के जरिए नियमित अभ्यास शुरू किए। इन अभ्यासों में दोनों नौसेनाएं एक दूसरे के साथ बेहतर संचार, युद्धपोतों की परफॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, समुद्री निगरानी और युद्ध जैसी परिस्थितियों में मिलकर काम करने का अभ्यास करती हैं। 2020 में भारत और जापान ने रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एग्रीमेंट किया। आसान भाषा में कहें तो इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं कुछ तय परिस्थितियों में एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं और अड्डों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ईंधन मरम्मत और दूसरी लॉजिस्टिक ज़रूरतों में सहयोग का रास्ता खुला। 2026 में भारत और जापान ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में यूनिकॉर्न नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट पर सहयोग को आगे बढ़ाया और अगस्त 2026 में मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन (MOA) इस पूरे साझेदारी को एक नया रणनीतिक आधार देता है। यानी अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझे तो 2008 में शुरू हुआ सुरक्षा सहयोग धीरे धीरे रक्षा तकनीकी, नौसैनिक अभ्यास और लॉजिस्टिक सपोर्ट तक पहुंचा और अब समुद्री सुरक्षा सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तकनीक की जो भारत जापान की रक्षा साझेदारी में काफ़ी अहम मानी जा रही है, यूनिकॉर्न। आसान भाषा में समझे तो यूनिकॉर्न एक आधुनिक नौसैनिक रेडियो एंटीना सिस्टम है। आमतौर पर एक युद्धपोत पर अलग अलग संचार और दूसरी प्रणालियों के कई एंटीना लगाए जाते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न में इन अलग अलग एंटीना और संचार प्रणाली को एक ज़्यादा एकीकृत और कॉम्पैक्ट मास्ट में शामिल किया जा सकता है। इससे कुछ संभावित फायदे हो सकते हैं। पहला, जहाज का डिज़ाइन ज़्यादा साफ और कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है। दूसरा, इससे जहाज की रडार सिग्नेचर कम करने में मदद मिल सकती है।
तीसरा, अलग अलग संचार प्रणालियों को एक साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है। भारत के लिए यह तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में भारतीय नौसेना को बड़ी संख्या में आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और नेटवर्क से जुड़े सैन्य प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। अगर यूनिकॉर्न का उत्पादन भारत में होता है तो इससे भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। विदेशी तकनीकी और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। भारतीय कंपनियों को उन्नत तकनीक का अनुभव मिल सकता है और भविष्य में भारत इस तरह की रक्षा तकनीक का निर्यातक भी बन सकता है। यानी यूनिकॉर्न सिर्फ एक एंटीना सिस्टम नहीं है, यह भारत और जापान के बीच रक्षा तकनीकी और संयुक्त उत्पादन में बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि भारत के लिए यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत के लिए हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ समुद्र नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। भारत का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। वहीं पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और गैस की सप्लाई भी काफ़ी हद तक समुद्री रास्तों पर निर्भर करती है। इसलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि वह समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखे, महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा करे और पनडुब्बी और युद्धपोतों की गतिविधियों पर नज़र रखे और किसी भी संकट की स्थिति में जल्द से कार्रवाई कर सके। यहीं पर जापान के साथ सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जापान के साथ मिलकर काम करने से भारत को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में होने वाली समुद्री गतिविधियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ भारत की हिंद महासागर में मजबूत भौगोलिक स्थिति जापान के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों देशों की ताकत एक दूसरे की पूरक है। जापान क्या देता है, सवाल आता है। उन्नत तकनीक, मजबूत औद्योगिक क्षमता और आधुनिक नौसैनिक सिस्टम। भारत क्या देता है? हिंद महासागर में महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति, बड़ा समुद्री क्षेत्र और तेजी से बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता। यानी आसान शब्दों में कहें तो जापान की तकनीकी और भारत की रणनीतिक स्थिति मिलकर दोनों देशों की समुद्री ताकत को और मजबूत कर सकती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जापान के लिए भारत क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जापान की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर काफ़ी निर्भर है। जापान को तेल, गैस, कच्चा माल और दूसरी ज़रूरी चीज़ें समुद्री रास्तों से मिलती हैं। अगर हिंद महासागर या पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते बंद या बाधित होते हैं तो इसका सीधा असर जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसीलिए जापान के लिए भारत के साथ सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के साथ मिलकर काम करने से जापान को हिंद महासागर में बेहतर रणनीतिक पहुंच मिल सकती है। समुद्र से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा करने में मदद मिल सकती है। दोनों देशों की नौसेनाएं ज़्यादा संयुक्त अभ्यास कर सकती हैं। लॉजिस्टिक सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। यानी जापान के लिए भारत सिर्फ एक रक्षा साझेदार नहीं है, भारत एक बड़ा बाजार, तेजी से बढ़ता रक्षा उत्पादन केंद्र और हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति भी है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। चीन के लिए इस समझौते का क्या मतलब है। भारत और जापान ने इस समझौते को किसी एक देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन नहीं बताया है, लेकिन रणनीतिक नज़रिए से देखें तो इसका एक साफ संदेश जरूर है। दोनों देश चाहते हैं कि समुद्र में ऐसी कोई कार्रवाई न हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री रास्तों की आज़ादी कमजोर हो। चीन की बात करें तो वह दक्षिणी चीन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं पूर्वी चीन सागर में भी जापान और चीन के बीच लंबे समय से तनाव है। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी जारी है। हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक गतिविधियां भी भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में भारत और जापान का बढ़ता सहयोग चीन को तीन बड़े संकेत देता है। पहला, हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत को पूरी तरह अलग अलग रणनीतिक क्षेत्र मानकर नहीं देखा जाएगा। दूसरा, भारत और जापान समुद्र पर निगरानी और एक दूसरे को लॉजिस्टिक मदद देने की अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। तीसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश आपस में मिलकर काम कर सकते हैं और किसी एक देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, भारत जापान के साथ सहयोग जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन वह किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रहा। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है। इसका मतलब है कि भारत अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपने हित के हिसाब से सहयोग करता रहेगा। अब सवाल आता है कि क्वाड पर क्या असर पड़ेगा। भारत और जापान दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के सदस्य हैं। आसान भाषा में समझे तो क्वाड कोई नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है। इसका मकसद चारों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा के समय मदद, वैक्सीन और जरूरी तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। भारत और जापान के बीच हुआ नया समुद्री समझौता क्वाड के समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत कर सकता है। अगर भारत और जापान के बीच समुद्री जानकारी साझा करना, समुद्र पर निगरानी और लॉजिस्टिक मदद जैसी चीज़ें बढ़ती हैं तो इसका फ़ायदा पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मिल सकता है। लेकिन भारत इस सहयोग को चीन के खिलाफ किसी खुले सैन्य मोर्चे के रूप में
पेश करने से बच सकता है। भारत की रणनीति संभवतः यही रहेगी, वह समुद्री सुरक्षा मजबूत करे, क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाए, लेकिन किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा न बने। यानी भारत सहयोग भी बढ़ाना चाहता है और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहता है। अब अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में अवसर और चुनौती की बात करें तो रक्षा तकनीकी क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं। दोनों देश इस क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। नौसैनिक संचार सिस्टम, युद्धपोतों का डिजाइन, जहाज निर्माण, पनडुब्बी तकनीकी, समुद्री इंजन, ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम, समुद्र के अंदर निगरानी, जहाज़ों की मेंटेनेंस। लेकिन रक्षा तकनीक में सहयोग करना इतना आसान नहीं होता। दोनों देशों के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है जापान की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी। जापान लंबे समय तक दूसरे देश को रक्षा उपकरण और तकनीक देने को लेकर काफ़ी सावधान रहा है। दूसरी चुनौती है तकनीक और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। दोनों देशों को यह तय करना होगा कि संवेदनशील तकनीकी और उसकी जानकारी सुरक्षित कैसे रखी जाए। तीसरी चुनौती है नियमों में अंतर। भारत और जापान की रक्षा खरीद प्रक्रिया और सैन्य मानकों में कुछ अंतर हैं, इन्हें आपस में मिलाना जरूरी होगा। चौथी चुनौती है समय और लागत। संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट में ज़्यादा समय और पैसा लग सकता है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि संयुक्त उत्पादन सिर्फ असेंबली यानी सामान जोड़ने तक सीमित न रहे। भारत को वास्तविक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिले और देश में जरूरी तकनीकी और उत्पादन क्षमता भी विकसित हो। यानी लक्ष्य सिर्फ मेड इन इंडिया होना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी इन इंडिया भी होना चाहिए। दोस्तों, अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या यह रक्षा गठबंधन है? इसका जवाब है नहीं। यह समझौता भारत और जापान को किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में नहीं बदलता। यानी अगर दोनों देशों में किसी एक देश का युद्ध होता है तो दूसरे देश के लिए उसकी तरफ युद्ध में उतरना जरूरी नहीं है। यह समझौता मुख्य रूप से एक फ्रेमवर्क यानी सहयोग का ढांचा है। इसके तहत दोनों देश समुद्री जानकारी साझा कर सकते हैं, नौसैनिक अभ्यास कर सकते हैं, एक दूसरे के बंदरगाह और लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, रक्षा तकनीक पर मिलकर काम कर सकते हैं और आपदा या संकट के समय मानवीय सहायता अभियान चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता महत्वपूर्ण नहीं है। आज के समय किसी भी देश की सैन्य ताकत सिर्फ मिसाइल और युद्धपोत से तय नहीं होती। जानकारी, लॉजिस्टिक, जहाज़ों की देखभाल, संचार और आधुनिक तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और भारत जापान का यह समझौता इन्हीं क्षेत्रों में दोनों देशों की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश करता है। आसान भाषा में बोले तो यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन यह दोनों देशों की रक्षा और समुद्री साझेदारी को जरूर मजबूत करता है। अब सवाल आता है कि आगे क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, आने वाले समय में हमें 5 चीज़ों पर खास नज़र रखनी होगी। पहली, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ता है और भारत में इसका उत्पादन कब और कैसे होता है। दूसरा, भारत और जापान के बीच रक्षा तकनीक के क्षेत्र में नए संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू होते हैं या नहीं। तीसरा, दोनों देशों के बीच युद्धपोतों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं में कितना सहयोग बढ़ता है। चौथा, समुद्र पर बेहतर नज़र रखने के लिए सैटेलाइट और सेंसर से मिलने वाली जानकारी को साझा करने में कितना सहयोग होता है। पांचवा, चिमिक्स और दूसरे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कितने और कितने जटिल होते हैं। अगर ये सभी योजनाएं सफल होती हैं तो भारत जापान की साझेदारी सिर्फ नौसैनिक अभ्यास और बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी। तो दोस्तों, भारत और जापान का नया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, यह 3 बदलावों की ओर इशारा। पहला, दोनों देशों की नौसेना अब पहले से ज़्यादा करीब आकर काम कर सकती हैं। दूसरा, रक्षा तकनीकी और जहाज बनाने के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ सकता है। तीसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का नेटवर्क और मजबूत हो सकता है। भारत के लिए यह समझौता हिंद महासागर में अपनी भूमिका और ताकत बढ़ाने का मौका है। जापान के लिए यह अपने समुद्री व्यापार की सुरक्षा और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाने का एक रास्ता है। और चीन के लिए इसका संदेश यह है कि हिंद प्रशांत में भारत और जापान अलग अलग नहीं, बल्कि एक बढ़ते हुए रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। सवाल यह है कि क्या यूनिकॉर्न जैसी परियोजना समय पर पूरी होगी? क्या भारत को वास्तव में नई रक्षा तकनीक मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ज़रूरत पड़ने पर दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगी? इन सवालों के असली जवाब आने वाले वर्षों में सामने आएंगे। दोस्तों, आपसे सवाल है, क्या भारत को जापान के साथ रक्षा सहयोग और अधिक बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबर देखने को और सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।